राज्य के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम हितप्रियम भारत भारतम हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम। तनु विट्स मनु, इस फिल्म में आपने एक मस्ती भरे गीत की धुन पर अभिनेता दीपक डोबरियाल को थिरकते हुए जरूर देखा होगा। आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में खास आपके लिए, क्योंकि कभी हमने भी इनसे यही कहा था। आशिकानो दर्श दिखाया करो जी कदी सर्दी गाड़ी फुल के भी आया करो जी कदी सर्दी गाड़ी फुल के भी। आइए सुनते हैं अभिनेता दीपक डोबरियाल से की गई दिलचस्प बातें। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। दीपक जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अब स्मृतियों के दीप जलाते हैं, बातों के दीप जलाते हैं। हमें ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप मूलतः? जी, पैदाइश मेरी गढ़वाल की है, उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल। और फिर उसके बाद जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो मैंने दिल्ली में की और वहीं थिएटर किया, रंगमंच। उसके बाद फिर मुंबई आ गए। मुंबई कौन से सन में आए आप? मुंबई 2001। अच्छा, लेकिन अभी तो मुंबई की यात्रा हम बाद में शुरू करेंगे। अभी तो मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ आपके साथ में। जी। वहाँ के बारे में बताइए। वहाँ आपके परिवार के कौन कौन लोग हैं? जी, अभी तो सब लोग इधर ही आ गए हैं, पलायन कर चुके हैं, क्योंकि सब सरकारी नौकरी में हैं और काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो सब इधर आ गए हैं। पिताजी वगैरह भाई के साथ हैं। और गांव की कुछ यादें हैं, मतलब जो सीढ़ी नुमा खेत हैं उन पे भागते रहना, नदियों में खेलना। और वो जो है, मतलब ऐसा लगता है कि वो जो स्वर्ग छोड़ के हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसको तो देवभूमि कहते हैं। जी, वहाँ पे क्या है कि नेचर बहुत बड़ा है। कुदरत जो है वो आपको थका देती है, आप कुदरत से नहीं जीत सकते। यहाँ पे तो क्या है कि आप दिन भर बिजी रहते हो, दिमागी तौर पे इधर भागा दौड़ी चलती रहती है, लेकिन वहाँ पे कुदरत के साथ चलना पड़ता है आपको। कुदरत थकाती भी, लेकिन कुदरत पालती भी तो है, माँ की तरह आपको अपनी गोद में भी लेती है, जी, दुलारती भी है। जी, मैं पॉजिटिव उसमें ही बोल रहा था कि जो कुदरत है वो आपके अंदर से खामा के विचार खत्म कर देती है। वो अपने तरह से सिंप्लिसिटी के साथ जीना सिखाती है, तो वो आजकल मिसिंग है यहाँ पे। जैसे पहाड़ को देखिए तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे तपस्वी बैठे हैं, बादल जो हैं ऐसे लगता है कि आशीर्वाद की मुद्रा में है वहां पर। जी। और धूप के और छाया के जो रंग तरह तरह के आपको देखने को मिलते हैं। फिर नदियों का अपना आलाप है, नदियों का संगीत है। तो वादियों की जो खूबसूरती है वो इन शहरों की भागदौड़ में तो आपको वो मिलती नहीं है। जी, बिल्कुल। तो आपकी स्मृतियां तो कभी कभी दौड़ के जाती होंगी वहां पर। जी, बिल्कुल। मतलब एक अभी गर्मियों की ही बात है कि हमारे यहाँ गाँव में क्या करते हैं कि पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां काट ली जाती है हजारों की तादाद में, और उन्हें नदी के बहते हुए पानी में पत्थरों से दाब दिया जाता था। अच्छा। और फिर वो 1 महीने बाद निकाली जाती थी, और उसमें से क्या करते थे, उनका जो रेशा होता था वो निकाला जाता था और उससे रस्सी बनाई जाती थी उन रेशों से। तो वो सब हमने किया हुआ है। उन चीजों को आज मिस करते हैं यहाँ पे। आजकल तो यहाँ पे सब रेडीमेड मिल जाता है कहीं से भी। तो वो है गायों को चराना, पत्थरों पे बैठ जाना, बांसुरी बजाना। किसी दादाजी या चाचा जी जो हैं बैठे हुए हैं, बकरी चराते चराते बांसुरी बजा रहे हैं और दूर से आपको आवाज सुनाई दे रही है। वो बहुत वो चीजें मिस करता हूँ यहाँ पे। पहाड़ों की अगर हम बात करें, वहां पर संगीत तो है, लेकिन थिएटर को लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए वो कितनी थी वहां पर? जी, वो बिल्कुल भी नहीं थी। थिएटर क्या होता है ये तो हमें दिल्ली में भी नहीं पता चला था। अच्छा जी, ये 3 दिग्गज जो हैं, नसीर साहब, ओम जी और पंकज जी, इनकी फिल्में देख देख के पता चला कि रंगमंच नाम की कोई चीज होती है। अब बाकी हमारे यहाँ तो शादियों में ही एक मसूर बाजा बोलते हैं, बैक पाइपर को मसूर बाजा होता है, और ढोल दमाग जो नगाड़े होते हैं, बस वही पता था और कुछ नहीं। अच्छा। और बस जो आर्ट के नाम पे या एंटरटेनमेंट के नाम पे हमारे पास विविध भारती हुआ करता था, उन्होंने जोड़े रखा था मुंबई से और यहाँ के सपनों से, उन गानों से, और कुछ नहीं। और इस सपने का पीछा करते हुए आप मुंबई तक आए, और सपने देखना सचमुच बहुत अच्छी बात है। हर कोई सपना देखता है और सबके सपने पूरे, हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। तो आपके सपनों की भी बात करेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं, पहाड़ों से उतरते हैं और दिल्ली आते हैं। दिल्ली आपका परिवार कैसे आया?
आया? दिल्ली पिताजी जॉब करते थे। पिताजी वहाँ पे दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक कैंपस है गवर्नमेंट का, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI बोलते हैं उसे, कटवारिया सराय में ये जगह है। तो वहाँ पे पिताजी काम करते थे और वहीं ऑफिस था उसी कैंपस में, और उसी में स्टाफ क्वार्टर्स थे। तो हम लोग वहीं रहते थे, वहीं से स्कूल जाते थे, आते थे। फिर धीरे धीरे खेल में रुचि बढ़ने लगी। बैडमिंटन और फुटबॉल में बहुत अच्छा था। हम 2 बार जोनल चैंपियन है अपने साउथ दिल्ली के। अच्छा, फुटबॉल में? जी, फुटबॉल में। पहले तो लगा कि फुटबॉलर बनूंगा, नेशनल टीम में जाऊंगा। फिर हमारे एक सीनियर हैं, वो खड़गपुर स्टेट से खेले हुए थे, पिनाकी दास। उन्होंने बोला कि दीपक अपना फ्यूचर इसमें वेस्ट मत करो, यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है फुटबॉल का। और वो बात मुझे लगी, मुझे लगा कि अच्छा, मैंने सोचा भी, आसपास के लोगों ने भी कहा कि, मैंने उनसे पूछा जो हमारी टीम थी 2 बार जोनल जीत चुकी थी, हाँ भाई क्या करना है आगे? उन्होंने कहा नहीं यार, कोई स्कोप नहीं है। कुछ पत्रकारिता में जा रहे थे, कुछ अलग फील्ड में जा रहे थे। तो मुझे भी लगा मैं अकेला क्या करूँगा अपनी टीम के बिना। मुझे भी अपना एक रास्ता ढूंढना था और मुझे रास्ता मिल गया थिएटर के जरिए। तो थिएटर में एंट्री करेंगे, उसके पहले गीत हो जाए। जी जी बिल्कुल। जी, आपकी पसंद का गाना? जी, मेरी पसंद का एक गाना है, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे। हाउस नंबर 44। हाँ जी। वही मेरी मंजिल, वही तेरी राहें, आजा चल दे
ये गाना भी हमको ट्रांस में ले जाता है, समय के पार ले जाता है। जी, हाँ। और हम भी स्मृतियों के जरिए समय के आर पार जा रहे हैं। हाँ। तो आपने कुछ देर पहले कहा कि फुटबॉल में आप चैंपियन होते हैं और उसमें हो सकता है आपका करियर भी हो जाता है, लेकिन जिंदगी जो है वो भी कभी कभी फुटबॉल की तरह होती है और उसको समय जो है उसकी खूब उसको मारता है, कभी वो यहाँ टकराती है, कभी वहाँ टकराती है, फिर गेंद जैसे रुकती तो जिंदगी भी एक जगह आके कभी कभी ठहरती है। हाँ जी, हाँ। तो शुरुआत जो है थिएटर के प्रति जो आपका रुझान कैसे हुआ, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। कैसे मौका मिला आपको, अवसर मिला, किसके जरिए आप आए? जी, ऐसा था कि मेरे 12th में मार्क्स बहुत कम आए थे और मेरा कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। जो परसेंटेज थी वो कम थी, 5-6%। तो उसमें सब दोस्तों का हो गया, कॉलेज में पढ़ने में तेज थे सब, मैं रह गया। और उसके बाद लगा कि और मेरे जो दोस्त थे वो 10-12 कॉलेजेस में थे। कोई रामलाल कॉलेज में है, कोई अरविंदो में है, कोई दयाल सिंह में है, कोई देशबंधु में। तो इस तरह का वो था और कईयों ने कोशिश की स्पोर्ट्स कोटे से हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो लगे हुए थे सब लोग। फिर मुझे लगा मैं थोड़ा मोहताज वाली उसमें स्थिति में हूँ, तो मैं कुछ अपना देखता हूँ। फिर मैंने सबको बोला कि नहीं यार, नहीं, ये रहने दो, शायद कॉलेज है ही नहीं उसमें। एंड उस दौरान कुछ लोग एक नाटक कर रहे थे और नाटक था बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो कॉलेज के ही लड़के थे और लेकिन शो उनका मंडी हाउस में था। तो मुझे पता चला और मैंने कहा भाई मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे आता नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और एक रोल दिया, करमवीर का भी याद है। और उस रोल के लिए मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की। जो सीनियर्स थे उनसे पूछता था कैसे करना है, क्या करना। एंड वो परफॉर्मेंस जब मंडी हाउस में हुआ तो बहुत वाहवाही मिली। लोग आ गए मंडी, क्योंकि फ्री था, जो कोई भी आ सकता था। एंड वहीं पे आ गए अरविंद गौड़ भी थिएटर के अस्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं वो आ गए और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा वाह सर। फिर मुझे लगा ये जो कॉलेज का प्ले है ये तो एक ही दिन के लिए था, अब रेगुलर करना है, मजा आ रहा है। तो मैंने अरविंद जी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अस्मिता। फिर वहाँ 6 साल किया। फिर 6 साल के बाद लगा कुछ और भी होना चाहिए। फिर मैं पंडित एन के शर्मा जी के पास गया एक्ट 1 में। फिर वहाँ 1 साल किया मैंने। तो ये जो गौड़ साहब की बात की आपने, अरविंद गौड़, हाँ जी, आपने जो काम किया उसके बारे में भी देखा है। नाटक तो बड़े महत्वपूर्ण, बहुत बड़े बड़े नाटक। जी 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 जी। तो कुछ उन नाटकों के बारे में बताइए। और कौन सी भूमिका आपको सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण उसमें लगी? देखिए ऐसा था कि नाटक तो मैंने सब किए हैं। डारियो फो के किए हैं, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट, यूजिन ओनील का किया है, डिजायर अंडर द एल्म्स, गिरीश कर्नाड साहब के किए, रक्त कल्याण, तुगलक, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग, भीष्म सानी जी का माधवी। तो ये काफी नाटक किए थे। तो उनकी जो लेखनी थी, उन सब इतने दिग्गज लोगों की जो लेखनी है वही आपके अंदर परिवर्तन कर देती है। मैं सच बोलूं तो मुझे स्कूल की पढ़ाई से कुछ नहीं मिला जिससे मैं सीख के चलूं, सिवाय लिखने के। और क्योंकि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं था, मुझे अभी भी थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारा जो शिक्षा वो पद्धति है वो बदलनी चाहिए, थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए, वो रटी रटाई नहीं होनी चाहिए उसमें से। लेकिन ये जो साहित्य मुझे मिला थिएटर के जरिए वो वाकई में आत्मसात कर लिया गया। आपकी ग्रूमिंग एक तरह से थिएटर ने की? जी, थिएटर ने की। और थिएटर खिड़की भी खोलता है दिमाग की, एक अलग तरह की दुनिया से आपका सामना होता है, रास्ता होता है। और हमारे वैचारिक रूप से भी हम बहुत परिपक्व होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक पूरा हमारे अंदर कैथारसिस होता है चीजों। हाँ जी। एक तरह से आपके पूरे व्यक्तित्व को उसने संवारा। जी बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि जैसे स्कूल की जो किताबें होती थी उनमें जब कुछ कविताएं होती थी तो किसी एक कवि की एक कविता होगी जो शायद किसी एक सीनियर ने चूज करके वहां पे रखी होगी टेक्स्ट बुक में। लेकिन हो सकता है कि जो एक स्टूडेंट है वो उसी पोएट की किसी और कविता से रिलेट करे। बिल्कुल सही। तो वो इतना खुला हुआ नहीं था। तो ये जो पास होने वाली मानसिकता थी, जो गवर्नमेंट स्कूल के काफी सारे लोग हैं जिनसे अभी बहुत सारे अभी भी त्रस्त हैं, कि पास होने वाली मानसिकता आपको एक्सप्लोर नहीं करने देती, अपने आप को रिलेट नहीं करने देती। और जो 18-19 साल है वो सिर्फ आपके पास होने वाली मानसिकता से ही निकलते हैं ज्यादातर। और हमारे यहाँ तो समाज में ये भी है ना एक दृष्टिकोण की, वर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, हाँ जी, गुप्ता जी का लड़का क्या कर रहा है। अच्छा, वो नाटक करता है, नौटंकी करता है, कुछ मतलब नाटक के प्रति एक जैसे हे भाव होता है। हाँ जी, वैसी बात है कि अच्छा
उसमें क्या करियर है। जी जी। तो उसको तो वैसे भी सीरियसली नहीं लेते लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो बहुत मजाक उड़ाया गया। मैंने बताया उसी कैंपस में मेरा घर था और उसी कैंपस में ऑफिस था पिताजी का, तो मुझे वहीं से होके जाना पड़ता था जब सारे अंकलों के लड़के कुछ जॉब कर रहे थे और मैं झोला लटका के बड़ी सी दाढ़ी और बाल बिखरे हुए कैरेक्टर की कंटिन्यूटी में जा रहा था। तो पिताजी रोज शाम को एम्बेरस होते थे क्योंकि उन्हीं के दोस्तों के सामने से जा रहा होता था। तो कोई अंकल बोल रहे थे, बेटा दाढ़ी क्यों बना रखी है, क्या बैजू बावरा बना हुआ है, क्या देवदास बना हुआ है। तो ये रोज का आके, और पिताजी का रोज सर्दियों में सब धूप सेकने के लिए बाहर खड़े होते थे, गवर्नमेंट ऑफिस था, और रात को आके पिताजी मुझसे बोलते थे, क्या है दाढ़ी, क्या है, कौन सा हीरो बन रहा है, अगर कर भी रहा है तो कौन सा हीरो जो दाढ़ी लगा के घूमता है। तो खैर ये इस तरह की कुछ कुछ बातों से होता हुआ फिर उन्होंने कई बार बोला जॉब कर लो, ये शौक है, बहुत हो गया। हाँ, हम लोगों की फील्ड से कोई नहीं बन सकता, ये नहीं जाते, सपने हैं ये सिर्फ, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे क्या बनना है क्या नहीं, बस मजा आने लग गया था रंगमंच में कि एक्सप्लोर करने को और मिलता था कि छोटे छोटे एक्सप्रेशन, यार ये नई सोच है, इस पे काम किया जाए, ये क्या ऐसे भी सोचा जाता है। मतलब परसाई साहब की एक बुक थी, उसका टाइटल ही मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे भी सोचा जाता है। तो मुझे वो काफी सालों तक मेरे दिमाग में थी वो कि ऐसे भी सोचा जाता है, ऐसे भी, तो काफी वैरायटी आपको मिलने लगी। तो थिएटर में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका कोई वाकया, कोई जो संस्मरण आपका, जो एक तरह का टर्निंग पॉइंट भी था आपके लिए? थिएटर में तो सर बहुत सारी चीजें थी, मतलब पूरी शिद्दत से लगे रहते थे। और एक बार तो पिताजी तंग आ गए क्योंकि 5-6 साल हो गए, टाइम बढ़े जा रहा है। तो एक बार उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो अगर थिएटर करना है तो फिर कुछ और सोच लो अपने लिए जी। और फिर मैंने कहा नहीं, थिएटर ही सोचता हूँ। एंड ये बात कहाँ से, मेरे एक ताऊजी हैं और वो मौसम विभाग में है, दिल्ली के मौसम विभाग में, वो 6-6, 8-8 महीने अंटार्कटिका में रहते हैं। अच्छा। और वो साइंटिस्ट आदमी है थोड़े से। तो वो घर आए और उन्हें पता चला, उन्होंने पिताजी को डांटा कि तुम्हें पता है हमारे पूरे खानदान, कुनबे और इस एरिया से इकलौता बंदा है जो एक आर्ट की फील्ड में गया और हम उसे रोक रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता, ये करेगा, कोई इसे नहीं रोकेगा। हालांकि वो दूर के ताऊजी हैं, वो पिताजी के सगे भाई नहीं है, लेकिन पिताजी उनकी सारी बात सुनते हैं। सोच का मौसम बदल दिया उन्होंने। जी, उन्होंने कहा इसको कोई नहीं रोकेगा। अच्छा। हाँ, ये बिरले लोग होते हैं जिनमें डेयरिंग होता है, वो ये असली डेयरिंग दिखा रहे हैं। एंड ये बात पिताजी को वो लगी, ठीक है अब तो बोल ही नहीं सकते। बस एक सपोर्ट मिला मुझे उनका। और आज भी मैं कभी भी दिल्ली जाता हूँ, कुछ वो फिल्में देखते हैं, तो वहां भी वो, मैं बोलता हूँ ताऊजी ने बचाया मुझे, वरना मैं आर्टिस्ट नहीं होता। तो ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अब यहाँ एक गाना हम आपकी पसंद का श्रोताओं को सुनवाते हैं, उसके बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, है ना? जी, गर्मियां बढ़ रही हैं और जैसे ही बरसातें आती तो एक सबसे पसंदीदा गाना है बरसातों का मेरा, ओ सजना बरखा बहार आई, लता जी का। क्या बात है, मैं आपकी पसंद की दाद देता हूँ। सलील दा का संगीत है, बहुत ही मीठा गाना, फिल्म परख से सुनते हैं। ओ सजना सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे
खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई निंदिया ना आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में भी बस ऐसी बरसात होती रहे आपकी स्मृतियों की। ये बड़ी एक दिलचस्प बात हुई और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके यहाँ तक पहुँचने का। आपके जो संबंधी हैं जिन्होंने आपके पिताजी का एक तरह से ब्रेन वॉश किया, उनको समझाया कि ये जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, तो उस तरफ जाने का कभी विचार नहीं आया उसमें? जी नहीं, रेपेट्री में कोई जाने का? मुझे एक ग्रुप मिल गया था और मैं थे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जिसको जो चाहिए, अगर प्यासे को पानी ही चाहिए, प्यासे को कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं चाहिए, मतलब मैं वैसा प्यासा, पानी मिल जाए बहुत है। तो जो अस्मिता और अरविंद गौड़ ग्रुप में मुझे पानी मिला, मुझे सिर्फ पानी पीना था, मैं इतना वो था। फिर धीरे धीरे आप अपने ग्रुप के साथ, नए नए लोग आते हैं, आप जुड़ते हो, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, तो वहां से इमोशनली आप उस ग्रुप से जुड़ जाते हो। ग्रुप में परिवार बन जाता है। जी, परिवार बन जाता है। एक सेट लगाने से लेके, लाइटिंग से लेके, म्यूजिक से लेके, कर्टन कॉल से लेके, सब चीज एक ऐसे लोगों का परिवार जो आपको समझता है। जी जी, सबसे बड़ी बात ये है। जी जी, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, हाँ, है ना? जी जी, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो आप वहाँ अपने आप को जैसे अजनबी नहीं महसूस करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दिल्ली की तो हमने काफी बातें कर ली, थिएटर की बातें कर ली, लेकिन थिएटर में तो आपने खूब नाम कमाया, लेकिन सिनेमा में भी आपने अपनी एक पहचान बनाई, जबरदस्त पहचान बनाई। दीपक जी, हम अब ये जानना चाहते हैं कि सिनेमा की ये जो यात्रा है आपकी, ये कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो कौन सा संयोग था जो सिनेमा जो है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक समय आप सिनेमा के हॉल में बैठते थे, पर्दे पर देखते थे लोगों को, फिर उसी सिनेमा हॉल में लोग आपको देखने लग गए, फिर उन लोगों के साथ बैठे बैठे आप खुद को भी देखने लगे पर्दे पर। तो सिनेमा की जो यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई, इसके बारे में बताइए। जी, 2001 में मैं इधर आया और ऐसा लगा था कि थिएटर में इतने सारे, काफी नाम हो गया था, हर अखबार में जितने भी क्रिटिक थे वहाँ के टॉप क्रिटिक मेरे बारे में लिखते थे, तो यहाँ लगा कि बड़ा कैजुअली मैंने सोच लिया था कि यहाँ आते ही तो बस मैं झंडे गाड़ दूंगा, लेकिन यहाँ देखा तो स्ट्रगल ही कुछ और है। यहाँ तो काम ही नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है तो कोई आपको सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि थिएटर में ये होता था कि आप चाहे पतले हो, आपको राजा का रोल मिल जाएगा। यहाँ पे पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, यहाँ पे अलग तरह की एक्टिंग वो करते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को एक अलग रूप में डाला कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता इस नए शहर के हिसाब से। जो आता था थिएटर दिल्ली में करता था, यहाँ थिएटर नहीं करता हूँ, यहाँ सिनेमा करना चाहता हूँ। तो अभी वो पिछला जो भी आप कैरी कर रहे थे, मैंने उसे हटा दिया और नए सिरे से शुरू किया। 3 साल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, ऑडिशन देता था, हर जगह जाता था, और धीरे धीरे करके एक दिन विशाल जी की एक फिल्म थी, उसमें मेरे एक दोस्त हनी हैं, उन्होंने मुझे विशाल जी से मिलाया। तो एक रोल था, वो इरफान भाई के राइट हैंड का रोल था। तो विशाल जी ने बोला कि यार दीपक, मैं इसमें किसी बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, मुझे एक एक्टर चाहिए इसके लिए, कुछ डायलॉग नहीं है लेकिन एक एक्टर चाहिए जी। तो मुझे लगा ठीक है सर, करता हूँ, और मैंने वो किया। फिर मैंने बच्चों की एक फिल्म थी विशाल जी की, ब्लू अम्ब्रेला, वो की। उसके बाद विशाल जी को अच्छा लगने लग गया और उन्होंने नेक्स्ट टाइम मुझे बोला कि दीपक, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक बड़ा रोल दूंगा, अच्छा रोल। एंड देन उन्होंने अपना वादा निभाया और मुझे ओमकारा दी। क्या बात। एंड वहां से सर ओमकारा जब आई तो उसके 1.5 साल तक मैंने कोई काम नहीं पकड़ा। एक तो इतना सारा बोझ हट गया क्योंकि इतनी प्रसिद्धि मिल गई, यहाँ पे सब लोग दिल्ली से लेके वाहवाही चल रही है, पिताजी खुश, सब कुछ, पूरा जो गांव है वो खुश है। और उसमें क्या हो गया कि
1.5 साल ये वो थे कि यार मैं बस घूमना चाहता हूँ, मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ हूँ, शांत हुआ हूँ थोड़ा, कि इतना प्रेशर था कि कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो एक बार पर्दे पे दिख गया, अच्छे से मिल गया, फिल्म फेयर मिल गया। ओमकारा, चूंकि विशाल साहब जो है उनका स्टाइल ऑफ जो सिनेमा है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ जी। उनका जो अपना तरह का सिनेमा है, और शेक्सपियर से बहुत ज्यादा प्रभावित, उनकी कितनी रचनाओं को अपने हिंदुस्तानी ढंग से ट्रांसलेट कर दिया पर्दे पर। हाँ जी। म्यूजिक भी बहुत अच्छा देते हैं। हाँ जी। ओमकारा मैंने देखी है, बहुत अलग तरह की फिल्म है और उसका मूड पूरा अलग चलता है। जब वो फिल्म आपको मिली तो उसका होमवर्क कैसे और उस कैरेक्टर में उतरने के लिए आपने क्या किया? सर वो जो कैरेक्टर था वो तो कोई भी एक्टर बढ़िया कर देगा, कोई नौसी के एक्टर भी बहुत बढ़िया कर देता। मतलब वो इतना बढ़िया लिखा हुआ था विशाल जी ने, जो भी था। बस उसमें एक सबसे बड़ी बात जो मेरी पर्सनल बात थी एज एन एक्टर, वो कोई नहीं जानता है, सब वाहवाही करते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए तैयारी की वो ये थी कि मुझे लगा कि सैफ तो बहुत बड़ा स्टार है, अजय बहुत बड़े स्टार, करीना है, सब लोग स्टार हैं, स्टार्स के साथ पहली बार कर रहा हूँ इतने सारे। तो मुझे ये लगा कि कहीं ये लोग मुझे हल्के में ना लेने, कुछ उस तरह से। तो मैंने कहा कि मैं एक डेविडोफ की शीशी लेकर आया उसकी, मैंने कहा एक्टिंग तो कोई कर लूंगा यार, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वो पूरी शीशी जो परफ्यूम के अपने ऊपर उड़ेल दी कि हाँ कुछ पसीने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, और क्या बाल सिल्की कराए, ये सब जो सिंपल होता है। ड्रेस सेंस बदला और वहां बैठा उस तरह से कि हाँ इन्हें वो ना लगे कि कहाँ से उठ के आ गया कोई। बस ये था मेरा। हाँ, इस बंदे की थोड़ी सी एक औकात कहाँ मिसिंग लग रही थी, हाँ इन चीजों परफॉर्मेंस से औकात नहीं, वो वाली जो एक बात थी। सॉरी, लेकिन क्या वाकई ऐसा अनुभव हुआ आपको, या आपने जो सोचा था? सर मैं डर गया नहीं था। नहीं, मैं डर गया था, डर गया था ना, क्योंकि इतने सारे स्टार्स हैं, इनके बीच में बाप रे अगर कुछ उठपटांग हो गया तो स्टार्स के बारे में तो वही सुना है, टेंट्रम होते हैं, कहीं गुस्सा ना आ जाए, कुछ ये ना हो जाए। फिर लेकिन पहले ही दिन से सैफ भाई और मेरी जो थी वो कमाल की ट्यूनिंग हो गई, मतलब पहले ही दिन हम दोस्त बन गए, ऐसा हो गया था। और ये केमिस्ट्री पर्दे पर नजर भी आती है। जी, पर्दे पर नजर आती है। और कैरेक्टर सर, कोई भी एक्टर जो है यहाँ पे वो बहुत अच्छा कर सकता, कोई भी एक्टर, बस मिलता किसको, एक लक भी एक चांसेस है। लक मतलब एक फैक्टर है यहाँ पे जो चीजें बदलता है। एक्टर तो मुझसे भी लाख गुने अच्छे एक्टर हैं यहाँ पे, पर उन्हें मिल नहीं रहा है। आपकी इस विनम्रता को हम सलाम करते हैं। आपने ओमकारा की बात की है। हाँ जी। बातचीत के प्रभाव को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर संगीत को थोड़ा सा मिला दिया जाए तो और मजा आ जाएगा। ओमकारा का ही गाना क्यों ना सुनवाते हैं? जी जी ठीक है। आपकी पसंद का बताइए कौन सा? जी, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदे बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनों को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला, नैनों का जहर नशीला रे, नैनों का जहर नशीला,
पलक बरसावे, बादलों में सतरंगियां बोवे, नैना बावरा कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना लेंगे, ठग लेंगे। ओमकारा जो है, जैसे हमने कहा, उस पूरी फिल्म का मूड ही अलग है। हाँ जी। लेकिन उस पर बात करते हुए थोड़ी देर पहले आपने एक और चीज कही कि हमारे यहाँ सिनेमा में, भारतीय जो सिनेमा हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसमें जैसे हम अपने नायकों के बारे में पढ़ते हैं तो नायकों की एक छवि होती है कि वो धीरोदात्त और ऐसा होना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, हाँ जी, और गंभीर होगा, उसका स्वर ऐसा होगा, हाँ जी, पहले से एक ना, हाँ, शास्त्रीय अगर उस पर मानदंड की बात करें, हाँ जी, और हमारे यहाँ का सिनेमा भी वो कहता है कि सबसे पहले शर्त तो वो खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, मतलब हम ये मान के बैठे हैं कि जो हमारे नायक होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत समाज से आते हैं, जो आम चेहरे वाले लोग हैं, हाँ, वो हाँ, हमारे नायक नहीं हो सकते। हाँ, हाँ जी। लेकिन इस छवि को तोड़ा भी है कुछ निर्देशकों। जी जी जी, देखिए, अगर मैं इसके कई चीजों का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपको किसी भी किताब को या किसी भी ज्ञान को अपने हिसाब से अगर आप अर्जित करें तो उसका ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि जब सिनेमा है, जब शुरुआत में फिल्म बननी शुरू हुई तो बहुत ही महंगा माध्यम था। उसको बनाना, जोड़ना, पूरी कहानी बनाना, फिर उसको पर्दे पे पेश करना और फिर उसके लिए पब्लिक लेकर आना, उसका प्रचार करना, तो ये महंगा माध्यम था। तो उसमें जो सिनेमा में जब आप देखते थे तो हीरो बहुत बड़ा दिखता था, गोरा सा कोई ले रखा है, कोई गाने गाने वाला मल्टी टैलेंटेड आदमी लेते थे, तो पब्लिक को अच्छा भी लगता था, क्योंकि पब्लिक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं देखना चाहती थी तब। आज पब्लिक काफी ग्रो किया है पब्लिक ने। तो इस तरह से पहले ये था, लेकिन वो फिर अब एक ट्रेंड बन गया, वो ऐसे ही बनने लग गए कि हीरो ऐसा होना चाहिए, जो बदल रहा है वो अब ये वो दौर नहीं है 1930-40 का, अब दौर बदला है। तो आज एक किसी सब्जी वाले के ऊपर भी कहानी बन सकती है, वो भी हीरो हो सकता है, एक जो वॉचमैन है वो हीरो हो सकता है। तो अभी कहानी बड़ी हो गई, बनिस्पत इसके कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने के या किसी एक गुड लुकिंग आदमी के, कहानी सुंदर होनी चाहिए। पर लोग तो कहते हैं कि कहानी सिनेमा से गायब हो रही है, जबकि हम 60 और 70s के सिनेमा की बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब कुछ चीजें होती थी, जैसे एक कहानी का सच में एक फ्लो होता था। जी जी। और पहले से उसमें एक कॉमेडियन होता था, एक विलन होता था, एक हीरो है, हाँ। और इस तरह के जो एलिमेंट हैं पूरे, हाँ। उनको मिला करके सजा के संवार के पेश किया जाता था। जी जी। अब कई लोग कहते हैं कि साहब हम तो कहानी खोजते हैं तो कहानी मिलती नहीं है, और कहाँ फिल्म शुरू होती, कब खत्म हो जाती, समझ में नहीं आता। हाँ जी, अब ये क्या हो गया कि बहुत सारे जिन चीजों को आपने एम्फेसाइज किया हुआ है वही कंफ्यूज करती रहती हैं चीजें। अब देखिए कि अब किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए अब डायरेक्टर से ज्यादा तो म्यूजिक डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हो गए, कि म्यूजिक आता है उसको, 8-9 गाने हैं हिट गाने, तो लोग गाने देखने जाते हैं।
एक ये भी है कि पैकेजिंग देखने जाते हैं, जो कहानी है उसमें भी लगे हुए हैं कुछ लोग। जैसे आनंद जी का मैं बहुत उनका जिक्र करना चाहूंगा, आनंद राय का जी, क्योंकि वो कहानी बड़ी सिंप्लिसिटी से पेश करते हैं। चाहे वो तनु इट्स मनु हो, रांझना हो या तनु इट्स मनु पार्ट 2 हो, तो कहानी नहीं छोड़ते वो, और वो कहानी और उनके किरदार आपको बांधे रखते हैं। तो कहानियां हैं, खोसला का घोंसला ले लीजिए आप, वो मतलब अगर मैं अपनी 5 पसंदीदा फिल्में बोलूं जिनमें कहानी भी है, कंटेंट भी है, सोच भी है, विजन भी है, एक आती है उनमें गाइड, एक आती है गरम हवा, एक आती है मकबूल, एक आती है खोसला का घोंसला, और एक आती है फंस गए रे ओबामा। ये 5 फिल्में जिन्होंने कहानी नहीं छोड़ी, जिन्होंने पूरा कंटेंट के साथ परफॉर्मेंस दिया है, सोच दी है ना। तो चाहे किसी भी जॉनर की फिल्में हो। अभी आपने हमारे हाथ में एक सूत्र दिया था तनु वेड्स मनु का। हाँ जी। अब फिल्म तो आपने देखी, बड़ी अच्छी फिल्म है, इसके बारे में कुछ बताइए, इसमें आपका बड़ा अच्छा रोल है। जी, ये पार्ट 2 या पार्ट 1 में? पार्ट 2 दोनों के बारे में। बस पार्ट 2 कंटिन्यूटी थी इसमें भी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। मुझे अभी भी याद है कि जब फिल्म रिलीज हुई थी सैटरडे को, हम सब लोग पूरी डायरेक्शन टीम में, जो टीम थी हमारी फिल्म की, और एक्टर्स चंदन सिनेमा पे गए थे जी। अच्छा। हाँ जी, तो रात का शो था, और उस समय जो मुझे रिस्पांस मिला वहां पे, पब्लिक ने, मुझे लगा मैं दबंग देख रहा हूँ इस तरह का। एंड जब लोगों को पता चला कि मैं बैल्कनी में बैठा हुआ हूँ, तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है वहां पे। क्या बात। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो शॉक्ड हो गया। मुझे लगता था मैं कुछ डार्क ग्रे शेड्स वाले रोल करूंगा तब मेरी पहचान बनेगी, जो भी है, जो मैं जाना जाता था कि सीरियस रोल करता है। लेकिन वहाँ कॉमेडी को इतना अप्रिशिएट किया लोगों ने। फिर पार्ट 2 बनी। अब मतलब पिछली बार तो फिल्म में थोड़ा रायता फैलाया गया था, इसमें तो रायते का स्विमिंग पूल है तो इतना मजा आने वाला है तनु वेड्स मनु की बात चल रही है, यहाँ एक गाना जी, पिया ना रहे मन बसिया। पिया ना रहे मन बसिया, पिया ना रहे मन बसिया, पिया ना रहे मन बसिया सखी रे। पिया न रहे मन बसिया, पिया न रहे मन बसिया, पिया न रहे मन बसिया सखी रे। मेघ नहीं बिजुरी बन बरसे, मोहे क्षमा नाही अर्जे। मेघ नहीं बिजुरी बन बरसे, मोहे क्षमा नाही अर्जे। पाथर शंकर के जियरा बोले जाओ बन बसिया। पिया न रहे मन बसिया, पिया न रहे मन बसिया, पिया न रहे मन बसिया सखी रे। संग मोरा बह गया कजरा, उतरी मेहंदी सूखा गजरा। असुवन संग मोरा बह गया कजरा, उतरी मेहंदी सूखा गजरा। मन बसंत को पतझड़ कर वो ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो रंग रंग रसिया। पिया न रहे मन बसिया, पिया न रहे मन बसिया, पिया न रहे मन बसिया सखी रे। मेघ नहीं बिजुरी बन बरसे, मोहे क्षमा नाही अर्जे। मेघ नहीं बिजुरी बन बरसे, मोहे क्षमा नाही अर्जे। पाथर शंकर के जियरा बोले जाओ बन बसिया। कॉमेडी फिल्में आपको पसंद है वैसे? जी, जहाँ अच्छी कॉमेडी हो, कहानी के साथ चल रही हो। मतलब देखिए, गैग्स अगर दिखाने हैं फिल्मों में तो चुटकुलों की किताब ही पढ़ लेते हैं।
101 हाँ हंसी के चुटकुले, है ना, तो वो नहीं। तो कहानी के साथ जो कॉमेडी हो रही है, सिचुएशनल कॉमेडी है, वो ज्यादा मायने रखती है। आपकी देखी हुई कौन सी बेस्ट फिल्म आपको लगती है? कॉमेडी कौन सी याद आती है आपको? जी कॉमेडी में मुझे एक तो अंगूर याद आती है, गोलमाल याद आती है, खोसला का घोसला याद आती है, हेरा फेरी याद आती है। अच्छा। जो परेश जी और अक्षय और सुनील जी की है, ये कमाल की फिल्म है वो हेरा फेरी। अगर आप दोनों पार्ट मुझे बहुत अच्छे लगे तो वो है। ये एक बड़ा प्यारा सा किस्सा है सर, मुझे अभी भी याद है जब स्कूल के टाइम पे मैं 7th-8th में था और फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, सबसे पहली फिल्म। और उन दिनों क्या होता था, मेरे पास एक रेडियो होता था और उसमें मैं विविध भारती सुना करता था, क्योंकि मेरे कैंपस में रात को जो हमारे सीनियर थे 10-12 साल बड़े, वो हम सब रात को एक लंबा वॉक करते थे, कम से कम 2-3 घंटे का वॉक चलता रहता था और सब गाने गाते रहते थे। कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, तो मुझे भी लगता था मुझे भी गाना आना चाहिए, मैं छोटा सा था। तो क्या होता था कि मेरे पास सिर्फ रेडियो था और वो रिपीट नहीं होता था, तो उससे मैं पेन पेपर लेता था और सारे गाने बड़ी स्पीड से लिखता था और कई वर्ड्स मिस हो जाते थे, अरे यार वो मिस हो गया, जो भी है। तो मेरी जो हैंड राइटिंग की जो स्पीड थी वो बढ़ती चली गई। ऐसे ऐसे करके ये हुआ। उसी दौरान आई मैंने प्यार किया। अब मैंने प्यार किया आई सर, और वो तो जैसे ही फिल्म देखी हम पागल हो गए और मैंने 16 बार देखी और 17वीं बार देखने के लिए लगातार 16 बार देखी और 17वीं बार देखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया सर, अपनी हिंदी की और हिस्ट्री की जो बुक्स थी वो तराजू पे रख दी कबाड़ी के और वो बेच के हमने वो 17वीं बार का फिल्म देखा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो स्पीड है मेरी लिखने की वो हिंदी और हिस्ट्री में बहुत तेज है, सब जानते हैं, पढ़ा लिखा है, बहुत आसान था हमारे लिए। तो मैंने वो बेच दिया उस फिल्म को देखने के लिए। एक ये चीज थी, हालांकि पिताजी को पता नहीं, उन्हें बहुत मार पड़ती जो भी थी। तो सोचिए विविध भारती ने मेरा स्पीड बढ़ाई थी लिखने की, क्योंकि तब गाना एक ही बार आता था, वो रिपीट नहीं कर सकते थे जो भी था। तो वहां से एक कैसे कनेक्ट करती है चीजें। तो आपकी जिंदगी में मतलब थोड़ा सा विषय परिवर्तित कर रहा हूँ, विविध भारती की अपनी एक भूमिका रही है सबकी जिंदगी में, आपके जीवन में भी रही है। और विविध भारती सुनने का अनुभव उन दिनों का कैसा था, कैसा लगता था आपको? और इस चैनल के जो प्रोग्राम थे उस समय जो आते थे, कोई याद है आपको जो आप सुनते थे, कैसा लगता था वो प्रसारण उस समय विविध? सर बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि किसी दुनिया बहुत सुंदर है जहाँ सभ्य लोग रहते हैं। जब आप विविध भारती सुनते थे ऐसा लगता बहुत सभ्य दुनिया है ये, सीरियसली। और कोई भी गाना, माँ की एक अलग पसंद होती थी, वो दिन में सुनती थी, मैं रात के जो गाने होते थे वो सुना करता था, शाम के जो गाने, बरसातों के जो गाने हैं वो सुना करता था। और मतलब कल्पनाएं जो हैं, जो जितने भी मैंने उस दौर में जितना भी मैंने रेडियो सुना है, विविध भारती सुना है, वो कल्पनाएं बहुत चलती थी। आजकल क्या है, आप 90 से 95% सिर्फ अपनी आंखों का या जबान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब उन गानों से लता जी आपको पहाड़ों पे कहीं ले गई हैं, रफ़ी साहब आपको कहीं और ले गए हैं, मन्ना डे जी कहीं और घुमा रहे हैं, मतलब मुकेश जी कहीं और घुमा रहे हैं, आशा जी मतलब रोमांच ला रही हैं, मतलब इस तरह का वो रहता था। कई बार तो उन गानों में आप खुद चले जाते थे। जी 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 जी, लता जी का ये गाना है वो कुछ दिल ने कहा, अनुपमा का। हाँ अनुपमा का, वो बड़ा ही रहस्यमय भी लगता है मुझे। वो जब सुनता था ये क्या गाना है ये। आपने एक बहुत ही मीठे गाने की आपने उसकी बात कर दी और उसका जिक्र छेड़ दिया, और ये गाना मेरी नहीं आपकी भी कमजोरी है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की कमजोरी है। जी जी जी। तो इस कमजोरी को दूर किया है, जी, जी। गाना सुनवाया जाए। जी, ये अद्भुत गीत है, कालजयी गीत है, लता जी के स्वर में। कुछ देर के लिए हम समय के पार चलते हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं,
झूठा निखार। जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। दिल्ली 6 भी आपने की थी, इसके पहले आपने और भी बहुत सारी फिल्में की। मैं दिल्ली 6 के बारे में भी जानना चाहता हूँ। एक फिल्म थी सबसे पहली और दिल्ली में रहते हुए मिली थी? नहीं, ये यहीं पे मिली थी। राकेश जी को मेरा ओमकारा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगा था। एंड उसी दौरान अमृत सागर, जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी, वो फिल्म बाद में रिलीज हो रही थी किन्हीं कारणों की वजह से। तो उसका जब प्रीमियर था तो राकेश जी ने वो भी फिल्म देखी। एंड उस प्रीमियर पे मैं भी था और राकेश जी भी मिले, और वो दिल्ली 6 बनाने वाले थे। एंड उन्होंने अपने एडी से उनको बोला कि दीपक जी का फोटो बोर्ड पे लगा दो, वहाँ पे वो फाइनल है वो एक रोल के लिए। तो उन्होंने बोल दिया आपकी तो फोटो लगा दी मैंने, आपसे बिना पूछे। तो मैंने कहा ओके सर, ऐसा अधिकार एकदम। जी। तो वो 2 परफॉर्मेंस का जो असर था वो उन्होंने अपने आप ही कर, मैंने कहा ठीक है सर कर रहा हूँ। तो ऐसे मिली। ये एक बात मैं पूछना और भूल गया, जिसका जिक्र पहले हो जाना चाहिए था। ओमकारा के लिए आपको फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला जी आपको, और वो हमारे यहाँ बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। जी। जो गैर सरकारी पुरस्कार है सिनेमा का। हाँ जी। और सबकी हसरत होती है, सपना होता है वो भी, हाँ जी, कि मैं अपने आप को उस मंच पर देखूं, उस पुरस्कार को लेते हुए मुझे लोग देखें। हाँ जी। तो जब आपको वो पता चला कि पुरस्कार दिया जा रहा है तो कैसा है? सर मुझे पता नहीं था मुझे दिया जा रहा है, मुझे सिर्फ इनविटेशन मिला था जी। तो मेरे दोस्तों ने कहा 2 अवार्ड होते हैं जो बताते नहीं हैं, एक डेब्यू अवार्ड और एक क्रिटिक अवार्ड, ये 2 अवार्ड नहीं बताते। अब डेब्यू अवार्ड का मैं वेट कर रहा था, वो सिर्फ कंगना को मिला था और किसी को नहीं। फिर बात आगे चली, मैंने क्रिटिक अवार्ड, जबकि मैं श्योर था कि क्रिटिक अवार्ड जो है वो आमिर सर को मिलेगा, एंड वो उन्हीं को मिला जो मैं सोच रहा था। मैंने कहा ओह, दोस्त भी ना खामा दिमाग में क्या डाल देते हैं। और 3 अवार्ड रह गए थे लास्ट, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस और फिल्म, ये 4 अवार्ड। एंड उस दौरान मेरा नाम लिया गया, मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे कि मैं तो पूछा मैं, और समझा ही नहीं। मुझे लगा मेरा कोट का बाजू बहुत बड़ा हो गया, मैं कार्टून की तरह चल रहा हूँ, और ऐसे करके मैं पहुंचा वहाँ पे, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी मेरी। हाँ, जब वो मिला तो बस जो निकलता गया अंदर था वो निकलता गया, जिनका नाम लेना था वो निकलता गया। तो ये और उसके बाद में फिर आपके सामने एक ये भी होता है ना कि चूंकि एक जगह तय हो जाती है कसौटी की भी। हाँ जी। तो उसके बाद में आपको लगता है कि फिर अब लोगों की उम्मीदें भी आपसे बढ़ जाती हैं। हाँ। और हर पल जैसे एक परीक्षा देनी होती है आपको, क्योंकि आपको जब इस तरह का एक पुरस्कार मिलता है आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर बार बार आपसे उसी तरह की उम्मीद की जाती है। जी। इसके लिए क्या करते हैं, क्या जब आपको जो भी रोल ऑफर होता है, हाँ जी, क्या कहानी सुनते हैं पूरी, उस कैरेक्टर पे क्या किस तरह से काम करते हैं आप? सर पहले तो 5-6 साल यही करता था, सिर्फ कहानी क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्टर क्या है, ये 3 चीजें देखता था। लेकिन अगर आप इन्हीं 3 चीजों पे चलेंगे तो बहुत इंतजार करना पड़ जाएगा, पता नहीं ऐसी 3 चीजें कब आएंगी आपके पास। जी। तो इस समय कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एकदम फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप प्लीज़ ये वो, बहुत पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आपको तब भी वो मानना पड़ता है। तो कुछ पार्ट हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो बेशक ग्रामर में ना हो लेकिन आपको करने पड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, 1-2 फिल्में मैंने भी थोड़ी सी जो अच्छी नहीं की मैंने भी पिछले सालों में, तो वो भी एक चीज़ है जो मज़ा नहीं आया करके। मतलब करते समय तो मज़ा आया, लेकिन जो रिस्पांस था, जो एक शो मिल रहा है मॉर्निंग का तो कौन देखेगा, प्रमोशन नहीं हुआ बहुत सारी, तो उसमें अभी मैंने सोच लिया है कि जो लोग फिल्म रिलीज़ कर सकते हैं उन्हीं के साथ करता हूँ। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार फिल्म बना रहे हैं तो उनकी मैं शॉर्ट फिल्म करता हूँ हर साल 2 या 3। अच्छा। हाँ जी, वो फ्री में, वो स्टूडेंट्स के लिए है वो।
अच्छा। वो मैं निकाल के रखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हमेशा स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ लाइफ में, एक पार्ट। क्या बात जी। तो एक जो आउटपोस्ट आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी आपने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो फिल्में आप करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो करते हैं, हाँ जी, ये टेलीविजन के लिए हैं या वैसे थिएटर के लिए भी होती हैं? जी, ये फेस्टिवल्स के लिए होते हैं, जो वो शॉर्ट फिल्में होती हैं। तो आउटपोस्ट जो है वो जैसे बाघा बॉर्डर है, उसमें पाकिस्तानी सोल्जर है, एक इंडियन सोल्जर है, वो दोनों सामने फ्लैग सेरेमनी जो चलती है वो चलते हैं, वो करते हैं। तो उसके ऊपर कहानी है, तो वो की थे, तो वो मैं करता रहता हूँ। वो नहीं छोड़ी आपने? नहीं, वो आज तक चल रहा था। और वैसे आपकी पसंद का जो विषय सिनेमा में ज्यादा पसंद है आपको, क्योंकि उसमें भी तो बहुत कई शेड्स हैं, कई रंग हैं उसमें, कुछ लोगों को खास तरह का एक सिनेमा पसंद होता है। जी, मेरा एक सिंपल सा ये है कि कुछ बायोपिक्स करने की मेरी बहुत दिली तमन्ना है, कि बायोपिक्स करूं कुछ जिनमें मैं मतलब एक्टिंग ना करनी पड़े, जिसमें एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा सर, मतलब जिसमें एक्टिंग ही ना करनी पड़े, जिसमें सिर्फ वो स्किन ही वो लगे, जिसमें मतलब ऐसा ड्रीम है मेरा कि मेरे पसीने की स्मेल ऑडियंस तक जाए, इस तरह का मैं रोल करने जाता हूँ। तो ये है, कुछ बड़े बड़े ख्वाब हैं, देखते हैं कब पूरे होते हैं वो। तो अभी आपके जो साथ में काम करने वाले जो को स्टार्स हैं, हाँ जी, जैसे आपने बताया कि सैफ भाई का जिक्र किया आपने, ओमकारा के समय उनके साथ में बड़ी एक रैपो बन गया आपका। अमूमन किस तरह का उनका व्यवहार होता है आपके साथ में, कैसे वो आपको लेते हैं? और जब, क्योंकि थिएटर से आए हैं आप, और ये सिनेमा के लोग जो हैं, जो पुराने लोग हैं, थिएटर का आदमी है तो वो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उसको अपनी बिरादरी का ही लगता है, लेकिन जो लोग थिएटर में नहीं रहे हैं और थिएटर से आए व्यक्ति को वो कैसे लेते हैं, क्या रिस्पॉन्स? हाँ, ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है एक छोटी सी, वो थिएटर के लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है सर। अच्छा। वो ज्यादा खुल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटीज चलती रहती है हर चीज को लेके, वो ज्यादा जजमेंटल तरीके से बिहेव करते हैं। जबकि ये मैं पहले ही समझ गया था, तो मैंने जजमेंटल होने के बजाय मैं एकदम जो नेचुरल बिहेवियर है उसमें रहता हूँ। और चाहे वो सैफ भाई हो, अजय भाई हो, ये सब जानते हैं, और मैं लाडला हूँ इन सबका। मतलब ये अब ये एक फर्क हो जाता है, मतलब कि कोई वो इनहिबिशन वगैरह कुछ नहीं है। तो जो थिएटर में शुरुआत में क्या होता है कि आप जज करते रहते हो, ज्यादातर जज मत करो, उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी वही है जो इंसान आप हैं, वही वो हैं, उनको भी सीखना है। वो आदमी गंजा हो गया है, उसने अपने दांत पीले किए, वो लिम करके चल रहा है। सैफ भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं उस रोल के लिए, थिएटर एक्टर जितनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो वो परिणाम भी उनको मिलता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सब एक जैसे ही हैं, सभी एक हैं। लेकिन हमने उन्हें पहले से देखा हुआ, तो हमारे माइंड में जो पहले वाली इमेज है, जो कलेक्टिव मेमोरीज हैं उनकी, अरे बाप रे, तो ये वो है, तो है सभी इंसान, मतलब। तो सभी को वैसे जितने भी लोग हैं, चाहे थिएटर के हो, चाहे फिल्म वाले हों या फिल्म देखने वाले हों, संगीत सबको पसंद है। जी, संगीत सबको पसंद है। गाना बताइए कौन सा है? जी, मोहम्मद रफी साहब का कश्मीर के कली का वो ये देख के दिल झूमा। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई,
तो दीपक जी, यहाँ आके आपको कैसा लगा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी जी, मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे विविध भारती में। और जो मेरी बचपन की जो मेमोरी थी कि इतना जो दुनिया सभ्य ही सभ्य है, वो बनी रहे सभ्य, तो विविध भारती से मुझे थोड़ी सी सभ्यता और लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं और थोड़ा सा सभ्य बना रहा हूँ। दीपक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे कार्यक्रम में आपने समय दिया और इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें हमारे साथ में बांटी, हमारे सुनने वालों के साथ बांटी। हम अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी। नमस्कार। नमस्कार। आज के मेहमान, हमारे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान थे रंगमंच और फिल्म अभिनेता दीपक डोबरियाल। इनसे बातचीत की कमल शर्मा ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी वंदना ठाकुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को संयोजित और प्रस्तुत किया मनीषा जैन ने। आज के मेहमान।